आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। उससे पहले हम एक डाउट को क्लियर कर लेते हैं, जो एक डाउट कर रह गया था। तो यह डाउट जो है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन आपको दिया है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के दो शीर्ष 3,2 -1,0 है। मतलब कि समानांतर चतुर्भुज है तो 4 शीर्ष होते हैं आप चतुर्भुज में, आपको पता है। जिसमें से दो शीर्ष आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि दो शीर्ष ये है 3,2 है, -1,0 है। और विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब ये होता है कि जो दो विकर्ण होता है दोनों में जो कॉमन पॉइंट होता है, दोनों विकर्ण का जो क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है। या कहने का मतलब ये है कि दोनों विकर्ण जहाँ एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो उसका नियामक आपको दिया हुआ है 2, -5। तो आपको बताना है कि समानांतर चतुर्भुज के जो दो शीर्ष बचेगा उसके नियामक क्या होंगे। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो मान लीजिए कि आपका एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी, और ये डी हो गया। ठीक है, 4 यहाँ पर शीर्ष हो गया। अब यहाँ पर जो है कोई दो शीर्ष ले लीजिए आप, या तो ए डी ले सकते हैं, डी सी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, या ए बी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए को ले लेते हैं 3,2 और बी को ले लेते हैं -1,0। सी हमको पता नहीं तो इसको x3 y3 ले लेते हैं, इसको x4, y4। अब विकर्ण का आपको दिया हुआ है क्या, प्रतिच्छेद बिंदु, तो विकर्ण को मिला देते हैं। तो विकर्ण को मिला देते हैं, मान लीजिए कि विकर्ण एम पर यहाँ पर क्या कर रहा है, काट रहा है। मतलब कि विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पर क्या है, एम है। दो विकर्ण है, एक एसी और एक आपका क्या है, बीडी है। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, एम है। एम का आपको नियामक दिया हुआ है कितना, तो ये आपको दिया हुआ है 2, -5। क्या दिया हुआ है, 2, -5। 2, -5 जो है वो एसी के लिए भी होगा और किसके लिए भी होगा, बीडी के लिए भी होगा। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। तो मान लीजिए कि पहले हम ले लेते हैं कि एसी एक रेखाखंड है। एसी आपका क्या है, रेखाखंड है। ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है कि 3,2 है, और सी का कोऑर्डिनेट आपको क्या पता है कि x3 y3 है। और इस पर एक मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है क्या, एम। एम का कोऑर्डिनेट आपको पता है कि 2, -5। ज्योमेट्री से आपको पता होगा कि यह जो विकर्ण होता है दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भाग में बांटता है। तो इसके चलते ये एम जो हो जाएगा एसी का भी मध्य बिंदु हो जाएगा, और ये एम जो होगा बीडी का भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। बस समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर एसी को यहाँ पर हम ड्रॉ कर लिए, जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। एम इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा, एक्स में एक्स को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर एक्स क्या है, x3 है, जोड़ के और नीचे क्या करेंगे 2, x1 + x2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x3 नहीं है, x3 आपका क्या होगा, x2 के बराबर यहाँ पर होगा। तो x वाले को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। उस तरह से y वाले को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इसको आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो m का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ कितना, 2, -5। तो 2, -5 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो 3 + x3 बटा में 2 हो गया, और 2 + y3 बटा में क्या हो गया, 2। अब आपको पता है कि पहले वाला वैल्यू क्या चीज का होता है, x का। तो ये आपका x का वैल्यू हो गया, ये आपका y का वैल्यू हो गया। तो x आपका कितना के बराबर हो जाएगा, 2 के। तो 2 को जब आप बराबर कीजिएगा 3 + x3 बटा 2 के, तो आपका इससे यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, 2 दूना 4। 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में 3 बराबर क्या हो गया, x3। तो x3 का मान आपके पास आ गया 1। उसी तरह से y को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -5 बराबर हो जाएगा 2 + y3 बटा में क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ से क्या होगा, -5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10। और ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में, बराबर हो गया y3। ठीक है, -5 में 2 से गुना किया तो -10, ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो y3 का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, तो y3 का वैल्यू आ गया -12। तो x3 y3 आपके पास आ गया, ये क्या हो गया, 1, -12। मतलब ये आपको पता हो गया कि 1, क्या है, -12 है। ठीक है, अब आते हैं हम डी के लिए। तो जब डी को निकालेंगे तो हम किसको ले लेंगे, बी डी को। तो बी डी अगर हम लेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका बी है, यहाँ पर आपका क्या है, डी है। बी का आपको पता है कि -1, 0 है, डी का आपको पता है कि x4, y4 है, और इसका मध्य बिंदु क्या है, एम, जो आपका है 2, -5। तो यहाँ पे उस तरह से हम लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, तो एम x, y बराबर हो जाएगा -1 + x4, नीचे हो जाएगा 2। x में x को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, y में y को जोड़ दिए और 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर होगा क्या, m का कोऑर्डिनेट आपको पता है कि 2, क्या है, -5 बराबर हो जाएगा 1 + x4/2, और ये 0 में ऐड कीजिएगा y4 तो y4 रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2। तो इससे होगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 1 + x4 बटा में हो जाएगा 2 के। तो 2 दूना क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4, और ये 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या हो गया, x4। तो x4 का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 3। इस तरह से y को अगर इक्वेट करेंगे तो y आपका क्या है, -5। तो -5 बराबर क्या हो जाएगा, y4 बटा में हो जाएगा 2। तो इस तरह से हो जाएगा -10 बराबर y4।
मतलब कि y4 का वैल्यू आपके पास आ गया -10। तो इस तरह से जो फोर्थ क्वाड्रेंट था इसका आपका आ गया क्या, 3, -10। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर -1 था, -1 के चलते यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर इधर आएगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, -10। यहाँ पर जो सोल्व किए थे वो हमको लगा था कि यहाँ पर +1 है, इसके चलते यहाँ पर गलत आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नहीं होगा, क्या होगा, 5 होगा। ठीक कर लीजिए आप लोग। आगे जो हम लोगों का टॉपिक है वो आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका o हो गया, मतलब मूल बिंदु हो गया। ठीक है, x भी आपका यहाँ पर प्लस है, y भी आपका यहाँ पर क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका हो गया त्रिभुज, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ए बी सी क्या है, आपके पास त्रिभुज है जो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा। शीर्ष बी से लंब डालते हैं, बी एम, ए से लंब डालते हैं ए एन, और सी से लंब डालते हैं सी डी। ठीक है, 90 हो गया, यहाँ पर भी 90 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यह तीनों जो यहाँ पर हम क्या डाले हैं, परपेंडिकुलर डाले हैं, सब आपस में क्या है, यहाँ पर समानांतर है। मतलब कि बी एम समानांतर होगा ए एन के, ए एन समानांतर होगा सी डी के, फिर सी डी समानांतर होगा बी एन के। मतलब कि इसके बीच का जो लंबवत दूरी है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। इसके बीच का जो लंबवत दूरी है कहीं भी परिवर्तित नहीं होगा। अगर एम एन यहाँ पर 5 है तो आगे भी 5 ही होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको भी आगे हम बढ़ाएंगे तो इक्वल होगा। तो इधर से यहाँ पर डी एन अगर लंबाई है 10 तो ये 10 होगा, 10 होगा, आगे भी इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इधर भी एक्सटेंड करेंगे तो 10 ही होगा। ठीक है, इसका नाम हम देते हैं यहाँ पर P। ठीक है, अब इसका जो कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3, y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज में आपको क्या दिया रहेगा, तो आपको वहां पर दिया रहेगा कि इसका निर्देशांक क्या है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, x1 y1, x2 y2, x3 y3 भी इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो x1 y1 यहाँ, x2 y2 यहाँ, x3 y3 यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान अगर देंगे तो अगर हम x2 की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर OM जो होगा, आपको पता है कि y अक्ष से जो आपका क्या होता है, क्षैतिज दूरी होता है, वो आपका क्या होता है, x का वैल्यू होता है। और x अक्ष से जो लंबवत दूरी होता है, या ऊपर की ओर या नीचे की ओर, आपका क्या होता है, y का वैल्यू होता है। अगर x अक्ष से ऊपर की ओर अगर y का अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। और x अक्ष से अगर लंबवत दूरी हम नीचे की तरफ लेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें y अक्ष से क्षैतिज दूरी, तो यहाँ पर OM आपका कितना के बराबर हो जाएगा, तो OM आपका x2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, OM जो आपका होगा वो कितना के बराबर होगा, x2 के। आपको पता है कि यहाँ से क्षैतिज दूरी आपका क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे ON का, तो ON आपका क्या हो जाएगा, तो ON आपका हो जाएगा x1। ON आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम बात करें OD, तो OD आपका क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं OD आपका हो गया x3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, कि OM आपका x2 है, ON आपका क्या है, तो ON आपका x1 है, और OD आपका है x3। ये समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए कि हमको MN निकालना है, क्या निकालना है, MN। तो आपको MN अगर निकालना है, MN निकालना है, तो हमको पता है कि ON जो है, ON दो हिस्सा से मिलकर बना है। पहला हिस्सा OM और दूसरा हिस्सा क्या है, MN है। तो अगर ON अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ON, तो ON इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ON इज इक्वल टू लिख सकते हैं OM प्लस में लिख सकते हैं MN। तो यहाँ पर हो गया MN। अब ON आपको पता है कितना, तो ON आपको पता है x1, तो यहाँ पर हो गया x1। OM आपको पता है x2, तो यहाँ पर हो गया x2।
और एम एन आपको पता नहीं है तो एम एन रहने दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू एम एन। यहाँ पर x2 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। तो ये एम एन का वैल्यू आपके पास आ गया क्या, तो एम एन आपके पास आ गया x1 माइनस x2। ठीक है, उसी तरह से अगर हम dn की अगर हम बात करेंगे तो dn आपको पता है कि अगर हम इसको on प्लस nd लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, on प्लस nd लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे od इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, od इज इक्वल टू on प्लस में dn कह लीजिए या nd कह लीजिए। हम चाहे तो इसको om प्लस mn प्लस nd भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर पता है कि on का वैल्यू हमको पता है, तो डायरेक्टली दो ही भाग में हम यहाँ पर करते हैं, तीनों भाग में करके भी लिखेंगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा। तो OD हमको पता है कि O से लेकर D तक का लंबाई क्या है, x3 है। x3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर C का कोण x3 था, तो यहाँ पर हो गया x3 बराबर ON की अगर हम बात करेंगे तो ON आपके पता है x1, तो यहाँ पर हो गया x1 और प्लस DN आपको पता नहीं है तो DN रहने दीजिए। तो इस तरह से DN जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x3 माइनस में x1 आ जाएगा, बराबर में आपका आ गया DN कह लीजिए या ND कह लीजिए, बात एक ही है। तो DN का वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो गया क्या, x3 माइनस में x1। ठीक है, अब ये आपको पता हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, तो हम बात करते हैं ये bm का, n का और cd का। तो अगर bn की बात करेंगे तो bn आपको पता है, bm आपको क्या है, y2 दिया हुआ है, क्योंकि x अक्ष से लंबवत दूरी जो होगा ऊपर की ओर आपका y का, या नीचे की तरफ भी होगा तो भी y का ही होगा, लेकिन हमको यहाँ पर पॉजिटिव में लेना है तो ऊपर की दिशा में लेना होगा, क्योंकि नीचे हम नहीं बनाए। ठीक है, तो bm जब का होगा वो क्या किसी के इक्वल होगा, तो bm आपका y2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, bm इज इक्वल टू y2। bm आपका कितना के इक्वल होगा, तो bm जो आपका होगा y2 के इक्वल होगा। उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं an का, तो an आपका कितना के इक्वल होगा, तो an आपका y1 के, तो an आपका इक्वल है y1 के। और उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं cd का, तो cd आपका किसके इक्वल होगा, तो y3 के। तो cd आपका यहाँ पर हो गया y3 के इक्वल। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या किए कि बेसिकली यहाँ पर जो क्षैतिज दूरी था OM, ON और ND, ठीक है, अब उसके हेल्प से हम यहाँ पर क्या निकाल लिए, MN निकाल लिए, DN निकाल लिए, और यहाँ पर हम क्या किए, तो BM हमको निकालना था, AN निकालना था, अब CD निकालना था। ये क्यों निकालना है, इसका रीजन भी है। हमको यहाँ पर निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज से जब यहाँ पर हम लंब डाले हैं तीनों शीर्ष से, ठीक है, तो यह आपको क्या बन गया है, तो इसमें एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और ये आपका क्या है, एक, दो, तीन, चार और पांच भुजा, मतलब कि ये पंचभुज बन गया। ठीक है, अब यह पंचभुज को अगर हम ध्यान से देखें तो ABMN, ध्यान से समझिएगा, ABMN की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज आपको पता होगा कि वो ऐसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा क्या होता है, समानांतर होता है, और दो भुजा समानांतर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ये BM जो है सो, और आपका AN आपका क्या है, समानांतर है, तो ये दोनों भुजा समानांतर है, तो ABMN आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें ANCD, तो ये भी आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकालेंगे, दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद आपका BMDC, ये भी आपका एक चतुर्भुज है। तो ये पूरा हम निकालेंगे जब ABMN और ACND दोनों को निकाल के जोड़ेंगे, और उसमें से अगर हम ये नीचे वाला घटा देंगे तो आपका ये क्षेत्रफल बच जाएगा त्रिभुज का। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले निकालते हैं किसका, तो पहले हम निकाल लेते हैं ABMN का। ABMN आपका क्या है, तो ABMN आपका समलंब चतुर्भुज है। क्यों समलंब है, क्योंकि यहाँ पर BM और PN आपका क्या है, या PN कह लीजिए या आप क्या कह लीजिए AN, दोनों इसमें क्या है, समानांतर भुजा है, और ये MN का लंबवत दूरी है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है, हम लिख भी देते हैं, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योगफल, और गुना में होता है संगत ऊंचाई या शीर्षलंब कह लीजिए। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर होता है। तो अगर यहाँ पर हम निकालते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABMN का क्षेत्रफल, ABMN का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योगफल। तो समानांतर भुजा यहाँ पर क्या है,
तो समानांतर भुजा यहाँ पर बी एम है और क्या है ए एन है, तो क्या हो जाएगा बी एम प्लस में हो जाएगा ए एन। बी एम और एन आपका क्या है समानांतर भुजा, तो बी एम प्लस एन, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि समानांतर भुजाओं का योगफल, तो बी एम प्लस एन हो गया। और संगत ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पर क्या है तो एम एन होगा, क्या होगा एम एन। बीपी नहीं हुआ क्योंकि बीपी आप देख रहे हैं कि ये लंबवत दूरी यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा गुना में एम एन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसका वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर ए बी एम एन बराबर 1/2। बी एम आपका क्या है, तो बी एम आपको पता है कि बी एम हमको निकालना है, कहाँ लिखे थे हम, हाँ बी एम आपका यहाँ पर क्या है y2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y2। ए एन, तो ए एन आपका क्या है y1 है, और एम एन, तो एम एन आपका क्या है एम एन एम एन कितना क्या है, तो यहाँ पर है आपका x1 माइनस x2, क्या है x1 माइनस x2। अब इसको अगर हम गुना कर दें तो क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी एम एन इज इक्वल टू 1/2 रहने दीजिए। ठीक है, पहले y2 से करते हैं सब में गुना, तो y2 से अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y2 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो y2 में x1 से करेंगे तो y2 x1 हो जाएगा। पहले x को ही लिखते हैं ठीक है ना, उसके बाद y को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x1 y2, और फिर y2 से अगर x2 में गुना करेंगे तो माइनस में क्या लिख सकते हैं x2 y1। प्लीज समझिएगा, गुना करने आप लोगों को आता होगा कि जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी में अगर हमको गुना करना है c प्लस डी से, तो a में जब c से करेंगे तो क्या हो जाएगा ac, फिर a में d से करेंगे तो क्या हो जाएगा ad, फिर b में c से करेंगे तो क्या हो जाएगा bc, क्या हो जाएगा bc, और फिर b में d से करेंगे तो क्या हो जाएगा bd, यही रूल होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या किए y2 से पहले गुना किए x1 में, तो यहाँ पर हो गया x1 y2, फिर y2 से गुना किए x2 में, तो यहाँ पर हो गया x2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ध्यान रखें कि गुना गलत हो जाएगा तो फिर सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो y2 x1 से किए तो x1 y2, फिर y2 से x2 में किए तो x2 y2। अब y1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा x1 y1, और फिर y1 से अगर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में x2 y1। ये आपका आ गया, इसको हम कर लेते हैं क्या इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको यहाँ पर हम मिटा देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ए सी डी एन का, एरिया ऑफ ए सी डी एन, आपको पता है कि समलंब है तो समलंब लिखना बराबर जरूरी नहीं है, आप लोग समझिए कि समलंब है। ठीक है, तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योगफल, तो समानांतर भुजा यहाँ पर ए सी डी एन में क्या होगा, तो ए एन और क्या हो जाएगा सी डी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए एन प्लस में सी डी, और इंटू में अगर हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एन, तो यहाँ पर हो गया डी एन। वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 ए एन, तो ए एन आपको कितना आया है y1 है, तो यहाँ पर हो गया y1। सी डी की अगर हम बात करेंगे तो सी डी आपका क्या है y3, और डी एन की अगर हम बात करेंगे तो डी एन आपका क्या आया है, तो डी एन आया है x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। अगर गुना करेंगे तो 1/2 रहने दीजिए। y1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x3 y1, y1 से किए तो क्या हो गया x3 y1, फिर y1 से यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में x1 y1, फिर y3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में x3 y3, फिर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में x1 y3। ये ध्यान रखना होगा कि कहीं पर गलत हो जाएगा तो बुरा गलत हो जाएगा, तो इसलिए फिर से एक बार हम मिला लेते हैं। पहले y1 से यहाँ पर x3 में किए तो x3 y1 हो गया, फिर y1 से यहाँ पर x1 में किए तो माइनस में x1 y1 हो गया, फिर y3 से किए तो क्या हो गया x3 y3, फिर y3 से यहाँ पर किए तो माइनस में x1 y3 हो गया। ठीक है, ये आपका है ए सी डी एन, ए सी डी एन, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, पहले इतना आप लोग नोट किए, उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास दो चतुर्भुज यहाँ पर आ गया, एक ए बी एम एन आ गया, और एक हमारे पास आ गया ए सी डी एन। अब हम लोग किसका निकालेंगे, तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे बी एम सी डी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज बी एम
डी सी का क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा समानांतर भुजाओं का योगफल। तो समानांतर भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो समानांतर भुजा बी एम और क्या हो जाएगा सी डी। तो लिखेंगे बी एम प्लस में सी डी हो गया, बी एम सी डी और इंटू में हाइट, तो हाइट यहाँ पर क्या है एम डी है, तो क्या हो जाएगा एम डी। ठीक है, अब इसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बी एम डी सी इज इक्वल टू 1/2। बी एम की अगर हम बात करेंगे तो बी एम आपका कितना है, तो बी एम आपका है y2। सी डी की अगर हम बात करें तो सी डी आपका क्या है, तो सी डी आपका है y3। डीएम की बात करेंगे तो डीएम आप देख रहे हैं कि डीएम यहाँ पर कहीं पर नहीं है, तो डीएम जो आपका है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो डीएम को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि डीएम जो है डी एम, दो भाग में बटा हुआ है, पहला भाग एम एन है और दूसरा भाग क्या है एन डी है। क्या है, अगर हम बात करें डी, ये आपका डी है और ये आपका क्या एम है, तो डीएम यहाँ दो भाग में बटा हुआ है, एक एम एन है और एक क्या है एन डी, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये डीएम के बराबर होगा। अब एम एन हमको पता है कि एम एन कितना है, तो एम एन हमारे पास आ चुका है x1 माइनस x2, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2। और डी एन की अगर हम बात करें तो डी एन आपका क्या है x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 क्या है x3 माइनस x1, ये x1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया x3 माइनस x2। क्या हो गया x3 में से अगर हम इतना घटा देते हैं, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास x। अगर मान लीजिए इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x3 है, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x2, तो x3 में से अगर x2 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा dm आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपके पास आ गया x3 माइनस x2। कैसे निकालिए समझ में आ गया, तो इसको यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि dm जो आपका था वो कितना के इक्वल था, तो आपका था x3 माइनस x2 के। ठीक है, अब यहाँ पर हम गुना अगर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/2 y2 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x3 y2, फिर x2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x2 y2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि पहले y2 से गुना किए, तो y2 से अगर गुना करेंगे यहाँ पर x3 में तो x3 y2 हो गया, फिर y2 से x2 में करेंगे तो x2 y2 हो गया, फिर y3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x3 y3, और फिर y3 से यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में x2 y3। ये आपका आ गया बी एम डी सी का क्षेत्रफल, ये आपका हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, क्या बोले थे हम कि पहले इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या कर देना है, जोड़ देना है, उसमें से इसका घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड समीकरण 1 + 2 - 3 से 1 और 2 को जोड़ेंगे और 3 को क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो 1 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका जो क्षेत्रफल होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ यहाँ पर आपका जो क्या है समलंब चतुर्भुज में ट्रिपेजियम, तो ये आपका क्या है ए बी एम एन प्लस एरिया ऑफ ए सी डी एन, और प्लस में सॉरी ये तो हो गया प्लस, अब इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे किसको, तो माइनस करेंगे बी एम डी सी को, बी एम डी सी। तो वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए बी एम एन आपका क्या है, तो ए बी एम एन आपको आया है 1/2 x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1। ध्यान दिए गलत कहीं नहीं हो, x1 y2 हो गया माइनस x2 y2 हो गया प्लस x1 y1 हो गया माइनस में x2 y1। चलिए अब इसमें प्लस करेंगे 1/2, यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका है x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3 और इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, तो माइनस करना है, इसलिए इसको यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट नहीं देंगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए। तो 1/2 यहाँ पर है और क्या है, तो x3 y2
माइनस में x2y2 प्लस आपका है x3y3 और माइनस में क्या है x2y3। ठीक है, फिर से एक बार मिला लेते हैं कि क्या है 1/2 x3y2 है, x2y2 प्लस x3y3 और माइनस में है x2y3। तो इतना हम लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लिखते हैं। हम क्या कहें कि नीचे जो आपका जो सोल्यूशन था उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये सब में 1/2 क्या है, कॉमन है। 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। तो अगर हम कॉमन लेंगे 1/2 तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x1y2 माइनस x2y2 प्लस x1y1 माइनस x2y1। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर प्लस है तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, जैसे होगा उस तरह से हम लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे प्लस में x3y1 माइनस x1y1 प्लस x3y3 माइनस x1y3। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, तो आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है, ठीक है, तो जब ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो अंदर में जो आपका क्या टर्म प्लस में है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में। मतलब कि साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर x3y2 ब्रैकेट के अंदर में क्या है, प्लस में है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में x3y2। ये आपका माइनस में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये आपका प्लस में है तो माइनस में x3y3 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो आपका हो जाएगा प्लस में x2y3। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ टर्म आपका यहाँ पर कैंसिल आउट होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर x1y1 यहाँ पर क्या है, प्लस में, यहाँ पर आपका क्या है, माइनस में, कैंसिल आउट हो गया। आगे अगर हम ध्यान दें तो x3y3 यहाँ पर प्लस में, x3y3 यहाँ पर माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद x2y2 यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर प्लस में, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बच गया कितना टर्म, 1 2 3 4 5 6, मतलब अब कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बच गया, तो आपका यहाँ बच गया x1y2, यहाँ पर बच गया माइनस x2y1, यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा x3y1, यहाँ पर क्या बच गया माइनस में x1y3, यहाँ पर बच गया माइनस x3y2, और यहाँ पर बच गया x2y3। तो ये 6 टर्म आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 टर्म आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, बच गया। ठीक है, अब अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पर तो ये दोनों में अगर हम ध्यान दें, ये और ये, ठीक है ना, दोनों में यहाँ पर क्या मिल रहा है, x1 यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पर ये दोनों में अगर हम ध्यान देंगे तो x2 दोनों में कॉमन है, और उसी तरह से इसमें और इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो क्या कॉमन है, तो x3 कॉमन है। बस समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अगर हम 1/2, ठीक है, ये दोनों में x1 अगर हम कॉमन लेंगे, ये दोनों में x1 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा y2, और यहाँ पर माइनस में क्या बच जाएगा y3। तो यहाँ क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ प्लस x1 लिए हैं तो माइनस बच जाएगा, तो माइनस से गुना होगा तो y3 यहाँ पर हो गया। उसी तरह से अगर हम x2 कॉमन लेते हैं प्लस में, ये दोनों में हम क्या कॉमन लिए x2, तो यहाँ पर अगर x2 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच गया y3, और यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस और y1, तो क्या हो गया माइनस y1। उसी तरह से अगर ये दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो x3 कॉमन है, तो अगर x3 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, तो यही जो फॉर्मूला आपका होता है वो क्या चीज का होता है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है 1/2 x1y2 माइनस y3 प्लस x2y3 माइनस y1 प्लस x3y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जब तीनों कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर गिवन होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज हो सकता है कि त्रिभुज में जैसे यहाँ पर ABC हम लिखें, ठीक है, ABC अगर हम लिखें, जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज है, तो अगर मान लीजिए कि ABC ऐसे लिखते हैं ABC, तो ये घड़ी की दिशा में, आपको पता है घड़ी इस दिशा से चलता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। और वही अगर मान लीजिए त्रिभुज हम बनाए ABC, यहाँ पर हम दे दिए A, यहाँ पर दे दिए B और यहाँ पर दे दिए C, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो दिशा इस तरह से है, घड़ी ऐसे चलता है तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं हिंदी में वामावर्त। वाम माने ऐसे बायां होता है, क्या होता है,
ये आपका बायां हाथ का दिशा होता है, ये आपका दाहिना हाथ का दिशा होता है, दक्षिण माने दायां होता है, ठीक है। तो जब कभी आप देखिएगा कि जैसे एबीसी आपको 3 निर्देशांक दिया हुआ है और त्रिभुज आप एबीसी बनाए हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको इस दिशा में अगर आप लिख दिए कि यहाँ पर ए लिखे, यहाँ पर बी लिखे, यहाँ पर सी, मैंने पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा, ठीक है ना, तो उस समय आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आने का मतलब ये है कि आप जो वहाँ पर उसको दर्शाए हैं उसका जो आप क्या किए हैं, ऑर्डर दिए हैं, वो आपका क्या है, दक्षिणावर्त है, इसलिए वो आपका माइनस में आया है, ठीक है ना। और जब आप इस तरह से लिखेगा पहला निर्देशांक यहाँ, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर कीजिएगा, तो उस समय आपका वो क्या आएगा, तो उस समय आपका प्लस में आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा। तो माइनस आने का मतलब ये नहीं कि वो माइनस में एरिया हो, क्योंकि आपको पता है कि एरिया आपका माइनस में नहीं होता है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, मॉड लगा करके या उसको हम प्लस में लिखेंगे। मॉड आपका जैसे मान लीजिए कि आपके पास आ गया -4 स्क्वायर यूनिट आ गया, क्या आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट, तो आप यहाँ पर मॉडुलस का प्रयोग करके इसको आप लिख सकते हैं +4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि एरिया अगर माइनस में आ जाए तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपका गलत हो गया, उसको प्लस में करके लिख देंगे, क्या अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाइंग मॉडुलस, ठीक है। तो ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर हम लोग कल इस पर कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसको एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।